बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद नाज़रीन इकराम। आज हम आपके लिए एक निहायत ही खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की इत्तला आपको फ़ौरन मिल सके। वो वक़्त कुछ और था जब ज़मीन अब तक बेगुनाही ओढ़े हुए थी, जब हर पेड़ अपनी जड़ों में सदियों के राज छुपाए बैठा था और हर कोने में कोई न कोई कहावत जन्म लेती थी। मेरा नाम मुहिब है और मैं एक ऐसे हादसे का गवाह हूँ जिसे सोचकर आज भी बदन में झुरझुरी दौड़ जाती है। हमारा गांव सादुलपुर एक छोटा सा इलाका था, आबादी कम, लोग सीधे सादे। हर कोई एक दूसरे को जानता था और हर बात, हर खौशी, हर गम सब मिल बांट कर जीते थे। हमारे गांव के किनारे एक पुरानी सी झील थी, गोल, गहरी और खामोश, जैसे उसमें वक्त खुद थम गया हो। कहते थे कि उस झील के नीचे कुछ दफन है, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है। मगर हम बच्चों के लिए वो झील बस एक ठंडी जगह थी जहां दोपहर में खेलते, शाम को पानी में पत्थर उछालते। मेरी बहन जर्रीन उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। उसका रंग गेहुआ था, आंखें गहरी और बोलती हुई, और बाल काले, घने और कमर तक लहराते हुए। वो जब हंसती तो लगता जैसे पानी में चांद गिर गया हो। उसकी आवाज में एक अजीब सुकून था, जैसे पुराना कोई गीत कानों में उतर जाए। पूरे गांव में शायद ही कोई लड़का रहा होगा जिसे उस पर दिल ना आया हो। मगर जर्रीन को इन सब चीजों से कोई वास्ता न था। वो तो बस अपने गुलाबों में, अपनी किताबों में और उस झील के किनारे अपनी तन्हाई में मग्न रहती। मगर जो हम सब नहीं जानते थे वो ये कि वो झील महज पानी नहीं थी, वो किसी और की जागीर थी। एक शाम की बात है। मौसम कुछ अजीब था। आसमान पर बादल झूल रहे थे मगर बारिश नहीं हो रही थी। वो शाम ऐसी थी जैसे वक्त खुद रुका हुआ हो। जर्रीन हमेशा की तरह झील के किनारे बैठी थी, अपने कागज और कोयले के साथ। वो अक्सर पानी की लहरों को देखते हुए स्केच बनाया करती थी। मैं दूर से उसे देख रहा था, छुपकर, बस यूं ही भाई होने के नाते। मगर उस दिन कुछ अजीब था, जैसे झील के पानी का रंग बदल रहा हो, जैसे कोई हलचल हो, मगर हवा बिल्कुल बंद थी। उस वक़्त तक सूरज डूब चुका था और अजहान की आवाज गूंज रही थी। मैं जर्रीन को आवाज देने ही वाला था कि मैंने देखा, पानी से एक परछाई निकली। वो इंसानी शक्ल में थी, मगर उसका वजूद घना, धुआं सा और बेआवाज था। उसकी आंखें पानी से भी ज्यादा काली और गहरी थीं। जर्रीन एकदम सन्न थी, जैसे उसकी आवाज गुम हो गई हो। फिर उस साये ने आगे बढ़कर उसकी तरफ देखा। एक लम्हा ऐसा था जब हवा ठहर गई थी। मैं चीखा, जर्रीन भागो! मगर मेरी आवाज जैसे झील में ही डूब गई। वो साया वहीं रुक गया और अगले ही पल में गायब हो गया। जर्रीन हड़बड़ाकर उठी, जैसे किसी खौफनाक नींद से जागी हो। वो मेरी तरफ दौड़ी और मेरे गले लगकर बस एक ही बात दोहराती रही। वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखें, उसकी आंखें। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। जर्रीन की तबीयत बिगड़ने लगी। दिन ब दिन उसका रंग पीला पड़ने लगा। आंखों के नीचे काले घेरे, बदन में कमजोरी। हकीमों ने दवाएं दी, मुल्ला ने दम किया, मगर कुछ असर न हुआ। रातों को वो चीख कर उठती, कहती, वो खड़ा है खिड़की के बाहर, मुझे बुला रहा है। हमने उसका कमरा दूसरी तरफ शिफ्ट किया,
खिड़की बंद कर दी, मगर वो साया उसके पीछे पीछे आ जाता। गांव वालों ने कहा, झील वाला जिन्न है जो तन्हा लड़कियों पर आशिक हो जाता है। एक बार किसी पे दिल आ जाए तो छोड़ता नहीं। मैंने रातों को जागना शुरू किया, हर हलचल पर चौकन्ना रहता। एक रात मैंने खुद देखा, खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। उसका जिस्म धुएं से बना था, मगर आंखें आग जैसी चमक रही थीं। वो जर्रीन को देख रहा था, जैसे सदियों से जानता हो। मैं दौड़ा बाहर, हाथ में कुल्हाड़ी थी, मगर जैसे ही मैं पास पहुंचा, वो साया हवा में घुल गया। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। फिर हमने एक बुजुर्ग आलिम को बुलाया जो जंगल के उस पार रहते थे। उनका नाम शेख रफ़ी था। लंबे सफ़ेद बाल, आंखों में रोशनी और लफ्ज़ों में तासीर। उन्होंने जर्रीन को देखा, कुछ आयतें पढ़ीं और बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। फिर बोले, ये इश्क नहीं, ये बंधन है। उस जिन्न ने तुम्हारी बहन के जिस्म पर नहीं, रूह पर दखल कर लिया है। मैंने रोते हुए कहा, उसे बचा लीजिए। शेख रफ़ी ने कहा, अगर वो जिन्न कदीम है और उसका नाम लिया जा चुका है तो इसे वापस भेजना मुश्किल होगा। मगर नाम बताओ, क्या तुम्हारी बहन ने कुछ कहा उस बारे में? मैंने याद किया, एक रात जर्रीन बड़बड़ा रही थी, जालबान, जालबान। शेख रफ़ी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। बोले, वो जालबान है पानी का जिन्न, जो पुराने जमाने से इंसानों की रूहों को बांधता है। उसे मोहब्बत नहीं चाहिए, उसे कब्जा चाहिए। अगली रात हमने तैयारी की, घर के बाहर आग जलाई, तेल की ढिबरी और काले धागे से बनी ताबीज़ बांधी। शेख रफ़ी ने जर्रीन के कमरे में बैठकर आयातें पढ़नी शुरू की। रात के ठीक बीच में घर की दीवारें हिलने लगीं, हवा चलने लगी, मगर खिड़कियां बंद थीं। फिर एक चीख गूंजी, ऐसी कि इंसानी नहीं लगती थी। जर्रीन का जिस्म एकदम अकड़ गया, आंखें उलट गईं। उसकी आवाज बदल गई, भारी, मर्दाना और अजनबी। वो मेरी है, उस आवाज ने कहा। शेख रफ़ी ने जोर से पढ़ना शुरू किया। मैं जर्रीन को पकड़कर बैठा रहा। उसकी कलाई जल रही थी, जैसे किसी ने आग से पकड़ा हो। फिर कमरे में धुआं भर गया और एक साया उभरा, वही जालबान। वो बहुत ऊंचा था, बाल उसके कांधे तक, बदन पर पुराने जमाने के गीले कपड़े जैसे लिपटे हुए थे। मगर चेहरा, वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं और मुंह से पानी टपक रहा था। तुम इंसान मेरी मोहब्बत को जादू समझते हो, उसने गुर्राते हुए कहा। शेख रफ़ी चुप नहीं हुए। उन्होंने एक पत्थर निकाला जो कह रहे थे सलीब का पत्थर है, जो पानी के जिन्नात को पीछे धकेलता है। जैसे ही उन्होंने वो पत्थर ढालबान की तरफ फेंका, वो चीखा और पूरे कमरे में बर्फीली हवा भर गई। जर्रीन बेहोश हो गई और जालबान गायब हो गया। मगर उस रात के बाद से जर्रीन फिर कभी वैसी नहीं रही। वो जिंदा थी, हंसती थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक डर, एक तलाश बनी रहती। वो झील के पास फिर कभी नहीं गई, मगर हर बार जब पानी बरसता, उसकी आंखों में एक चमक उभरती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। शेख रफ़ी ने एक बार मुझसे कहा, जालबान को भगाया गया है, मारा नहीं गया। वो रूहों का ताजिर है, इंतजार करता है और एक दिन लौटेगा। अब सालों बाद जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं तो बताता चलूं, झील अब भी वहीं है, वैसी ही खामोश, वैसी ही गहरी, और उस पर एक साया अब भी मंडराता है। जर्रीन अब इस दुनिया में नहीं,
मगर जब भी मैं उस झील के पास से गुजरता हूँ, लगता है कोई मुझे देख रहा है, कोई जो इंतज़ार में है। उस दिन को अब बरसों बीत चुके हैं। जर्रीन को इस दुनिया से गए हुए भी 13 साल हो चुके हैं, मगर उसका नाम अब भी मेरे जहन में वैसा ही जिंदा है जैसे वो उस आखिरी रात थी, सर्द, चुप और किसी अनकहे डर में लिपटी हुई। वक्त गुजर गया, मगर कुछ आवाज़ें होती हैं जो सदियों तक पीछा नहीं छोड़ती, और उनमें सबसे भारी आवाज़ उसकी थी, जालबान की। जर्रीन के गुजरने के बाद मैंने सादुलपुर छोड़ दिया। गांव के लोगों ने भी धीरे धीरे झील से दूर रहना शुरू कर दिया था। कहते थे, झील का पानी अब पहले जैसा नहीं रहा। जो उसमें चेहरा देखता कुछ अजीब सा महसूस करता। कोई कहता उसके अक्स में कोई और शक्ल नजर आती है। कोई कहता पानी से किसी की सांसों की आवाज आती है। मगर जालबान की बात अब बस बूढ़े लोग किया करते थे, दबे लहजे में, जैसे उसका नाम लेना भी मनहूस हो। मैंने शहर का रुख किया, वहीं पर बस गया, मगर दिल में एक बोझ था, एक अधूरा सवाल। क्या वाकई जालबान चला गया था या सिर्फ सो गया था? मैंने कोशिश की कि सब भूल जाऊं, जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। शादी की, एक बेटी हुई सायमा। वो बिल्कुल जर्रीन जैसी थी, वही आंखें, वही हंसी। और जब पहली बार उसे पानी में कंकड़ उछालते देखा तो मेरा दिल कांप गया। शायद किस्मत का फेरा था, या उस लानत का असर जो मेरी नस्ल में उतर आया था। मगर वो वापस आया। सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब सायमा की उम्र 17 साल हुई। एक शाम हम लोग गांव लौटे बुआ की ताजियत के लिए। मैं चाहता था कि जल्दी लौट चलें, मगर सायमा अड़ गई। अब्बू, एक बार झील देखना है। जिससे आप डरते हैं वो जगह कैसी है? मैंने मना किया, मगर मेरी बीवी ने कहा, इतने साल बीत चुके, अब क्या होगा? हम सब लोग झील की तरफ निकले। मैं, सायमा, उसकी माँ और मेरा भांजा। सूरज डूब रहा था, वही वक्त मगरिब का। झील अब भी वैसी ही थी, खामोश, चौड़ी और ठहरी हुई। मगर आज कुछ अलग था। आज हवा नहीं चल रही थी, परिंदे चुप थे, और झील का पानी वो जैसे सांस ले रहा हो। सायमा झील के पास बैठ गई, पत्थर उठाकर फेंकने लगी। मेरी बीवी ने हाथ पकड़कर कहा, कुछ नहीं होगा, देखो कितनी प्यारी जगह है। मैं चुप खड़ा रहा, आंखें झील पर गड़ी हुईं। फिर अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पीछे फूंक मारी हो। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। सायमा ने कहा, अब्बू, पानी में कोई है। मैंने देखा, झील के बिल्कुल बीचों बीच एक काला साया उभरा, बहुत धीरे धीरे। उसने कोई हरकत नहीं की, बस वहीं रहा, मगर उसका वजूद बहुत भारी था, जैसे वक्त फिर से थम गया हो। मैं चीखा, सायमा वापस चलो, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सायमा की आंखें एकटक पानी में देख रही थीं। फिर उसके होंठ हिले, चालबान। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया, हम वापस अपने पुराने घर में थे। मेरी बीवी ने बताया कि मुझे और सायमा को गांव वाले घसीट कर लाए। मेरी नब्ज धीमी थी और सायमा बेहोश थी, मगर सबसे अजीब बात यह थी, उसके गले के पास एक नील पड़ा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो अंदर तक। शाम से ही सायमा अजीब हरकतें करने लगी, दीवारों से बातें, आईनों में मुस्कराना, रात में बिना आवाज चले जाना। वो चीजें कहती थीं जो उसे पता नहीं हो सकती। मेरे बचपन की बातें, जर्रीन की बातें। और फिर एक रात उसने मेरी ओर देखा और कहा, अब्बू, वो मुझसे इश्क करता है। मैं कांप उठा।
मेरी बीवी ने शेख रफ़ी को बुलाने का मशवरा दिया, मगर अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनकी औलाद गांव छोड़ चुकी थी। अब हमें खुद ही सब करना था। मैंने उसी पुराने संदूक से वो पत्थर निकाला जो शेख रफ़ी छोड़ गए थे। मैंने साइमा के कमरे में रखा, मगर अगले ही दिन वो टुकड़ों में टूटा हुआ मिला। रातों में झील से आवाज़ें आने लगीं, पुकारने वाली, गाने वाली, कभी कभी तो रोने वाली। और सबसे डरावनी बात, झील अब हमारी देहरी तक आ रही थी। नहीं, पानी नहीं बढ़ा था, मगर उसकी नमी, उसकी ठंडक और उसकी गंध हमारे घर तक आने लगी थी। एक रात मैं जागा तो देखा साइमा छत पर खड़ी है, बाल खुले, आंखें बंद, और उसके पीछे एक साया। मैं चिल्लाया, दौड़कर उसे पकड़ा, मगर उसके बदन से इतनी सर्दी उठ रही थी कि जैसे बर्फ को छू लिया हो। उसने धीरे से आंखें खोली और कहा, अब्बू, आपने मुझे रोका क्यों? वो आया था मुझे लेने। मैं उसे कमरे में बंद कर दिया। दीवारों पर आयतें लिखीं, हर कोने में नमक और काला धागा रखा, मगर फिर भी अगली सुबह दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे नाखूनों से किसी ने खींचा हो। मैंने गांव के लोगों से मदद मांगी, मगर सब डरते थे। किसी ने कहा, जिस जिन्न का नाम लिया जाए और जो रूह से मोहब्बत करे, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने एक बूढ़े फकीर को बुलाया जो पहाड़ों में रहता था। उन्होंने कहा, अगर वो झालबान है तो तुम्हें झील लौटनी पड़ेगी, आखिरी बार। वहां जाकर उसकी कसम तोड़नी होगी जो जर्रीन से शुरू हुई और अब साइमा तक आई है। रात को हम सब झील की ओर निकले, मैं, फकीर और मेरा भांजा। साइमा को पीछे रखा। झील तक पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी, आसमान पर काले बादल और पानी एकदम स्याह। फकीर ने कुछ पढ़ना शुरू किया। तभी पानी में हलचल हुई और फिर वो उभरा झालबान। इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें अब खून जैसी थीं, जिस्म पूरा पानी में लिपटा और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान। उसने कहा, तुमने मुझे मारा नहीं था, बस जगाया था। अब मैं वापस आया हूं और इस बार मैं उसे ले जाऊंगा जो मेरी है। फकीर ने पत्थर उछाला, मगर इस बार झालबान पर कोई असर न हुआ। वो हंसा, अब ये सब काम नहीं करेंगे। अब मोहब्बत गहरी हो गई है, वो अब मेरी रूह का हिस्सा है। तभी पीछे से साइमा की चीख सुनाई दी। वो घर से निकलकर झील की तरफ दौड़ रही थी, जैसे उसे बुलाया जा रहा हो। हम सब भागे, मगर झील की मिट्टी कीचड़ में बदल चुकी थी, जैसे कोई हमें रोक रहा हो। साइमा पानी में चली गई, मगर जैसे ही झालबान ने उसे छुआ, कुछ हुआ। झील का पानी उबलने लगा, आसमान चीरा और जर्रीन की आवाज गूंजी, नहीं झालबान, इस बार नहीं। एक तेज रोशनी झील से उठी और झालबान चीखा, एक ऐसी चीख जो इंसान नहीं कर सकता। उसका जिस्म पिघलने लगा, पानी में घुल गया और फिर सब खत्म। झील फिर से शांत हो गई। साइमा बेहोश थी, मगर सलामत। हम उसे वापस ले आए, मगर आज भी जब वो आईने में खुद को देखती है तो रुक जाती है। कहती है, अब्बू, कोई मुझे देख रहा है पानी के उस पार से। कहते हैं कुछ मोहब्बतें वक्त से आज़ाद होती हैं और कुछ बद्दुआएं कब्र से निकलकर वापस लौट आती हैं। जालबान की मोहब्बत भी वैसी ही थी, रूह की गहराई से उठी हुई, मगर अब वो मोहब्बत नहीं रही थी। अब वो जुनून था, और उस जुनून में जलती हुई नफरत। साइमा को बचा लेने के बाद हमने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया है। झील फिर से खामोश हो गई थी,
गांव ने राहत की सांस ली थी और मैंने शहर लौटने का फैसला किया। मगर सच्चाई ये थी, वो सिर्फ एक लड़ाई थी, जंग नहीं। साइमा अब भी रातों को कभी कभी उठ बैठती और दीवार को घूरती रहती। कभी कभी उसकी आवाज में कोई और बोलता। एक दिन उसने मेरे गले लगते हुए कहा, अब्बू, क्या जर्रीन आपा वापस आ सकती हैं? अगर मैं भी झील में जाऊं? मेरा दिल कांप गया। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और वो चुपचाप मुस्कुराकर बोली, वो अब भी मुझसे बात करता है, कहता है हम दोनों एक ही हैं। मैं उसे लेकर शहर चला आया, हिफाजत, इलाज सब करवाया। मगर एक बात मुझे समझ आ चुकी थी, जालबान अब सिर्फ झील में नहीं था, वो अब हमारे खून में उतर चुका था, मेरी नस्ल में। तब एक अजीब वाकया हुआ। एक रात मैं सोया हुआ था तो सपने में देखा कि जर्रीन एक बर्फीले जंगल में चल रही है। उसके पीछे झालबान है, मगर अब उसकी शक्ल इंसानी नहीं रही। उसकी आंखें खाल से बाहर लटकती, मुंह से धुआं निकलता और उसकी सांसों की आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ हिल रहे थे। जर्रीन पलट कर बोली, भाईजान, तुमने जो सोचा वो सच नहीं है। मैंने उसे बुलाया था, मैं उससे मोहब्बत करती थी, मगर उसने मोहब्बत को कैद बना दिया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया, अब इस कहानी को खत्म करना होगा। अब या तो जालबान रहेगा या मैं वापस सादुलपुर लौटा। गांव अब वीरान हो चला था। आधे घर खाली, झील की तरफ जाने वाले रास्ते अब झाड़ियों से ढक गए थे, मगर झील अब भी वहीं थी और इस बार जैसे मुझे देख रही थी। मैं अकेला नहीं गया था, मेरे साथ शहर से एक मौलवी आया था जो गायब की दुनिया के बारे में गहरी जानकारी रखता था, मौलाना खलील अहमद। उनके साथ 5 ऐसे लोग भी थे जो खास वजायफ और बंदिशें जानते थे। हमने झील के पास डेरा डाला, मगर जैसे जैसे सूरज ढलता गया चीजें अजीब होती चली गईं। पहली रात एक आदमी ने चिल्लाकर बताया कि पानी में कोई लड़की गा रही है। हम सब दौड़े और देखा, पानी के बीच में वाकई एक साया था, लहरों पर चलता हुआ। उसने कहा, मुझे मुझे छोड़ दो, मैं जर्रीन हूं। मगर मौलाना ने फौरन कहा, यह धोखा है, जिन्न अब शक्लें बदलने लगा है। दूसरी रात हमारे चारों तरफ मिट्टी से जैसे कोई रेंगने लगा, जैसे सैकड़ों नाखून जमीन के नीचे खुरच रहे हों। हमारे तंबू हिलने लगे और हवा से गंध आने लगी, गीले मांस की, सड़ी हुई सांसों की। मौलाना ने कहा, अब आखिरी हमला होगा। इसके बाद या तो ये जगह पाक होगी या कोई नहीं बचेगा। तीसरी रात, जो आखिरी रात थी, हम सब लोग झील के बीच बनी एक पुरानी मजार की ओर बढ़े, वही जगह जहां एक वक्त में गांव वाले चादर चढ़ाया करते थे। अब वो जगह टूटी हुई थी और झील ने उसे आधा निगल लिया था। हमने वहां एक दायरा बनाया, वज़ाइफ शुरू किए। तभी झील का पानी उबलने लगा और जालबान प्रकट हुआ। अब वो जिन्न नहीं था, अब वो अंधेरा था। उसकी ऊंचाई इंसान से दोगुनी, जिस्म किसी साये से भी काला, और उसकी आंखों में अब आग नहीं, पानी था, मगर वो पानी जो मर चुका हो। उसने चीखा, तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत ऐसे मिटाई जा सकती है? मैं सामने गया और कहा, तूने मोहब्बत की थी या कैद की? वो मुस्कराया, मैंने सिर्फ वो मांगा जो मेरी थी। जर्रीन मेरी थी, अब साइमा मेरी है और तेरी नस्लें सब मेरी होंगी। मौलाना ने जमीन पर एक ताबीज फेंका और जालबान चीख उठा। उसकी खाल छिलने लगी, अंदर से धुआं निकलने लगा और उसके हाथ फड़कने लगे। मगर तभी साइमा वहां पहुंच गई। पता नहीं कैसे,
किस रास्ते? मगर वो थी, बाल बिखरे, आंखें लाल, और जैसे किसी ने उसके पांव जमीन से काट दिए हों। वो तैरती हुई आई और बोली, अब्बू, मुझे मत रोकिए, मुझे उससे बात करनी है। मैं दौड़ा, मगर जमीन ने मुझे पकड़ लिया। सचमुच जमीन से हाथ निकल आए थे। साइमा झील में गई और जालबान के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है तो मुझे जाने दे, मुझे कैद मत बना। जालबान कांपा। उसने कहा, मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तुझ में जर्रीन को ढूंढता हूं। साइमा मुस्कराई, मगर मैं जर्रीन नहीं हूं, और तू अब मोहब्बत के लायक नहीं रहा। फिर उसने अपनी हथेली काटी और वो खून झील में गिरा। झील में आग लग गई। हवा चीखने लगी। जालबान चीखा, और उस चीख में सारी सदियों का दर्द था। उसके जिस्म से रोशनी निकली और फिर वो धुएं में बदल गया। झील सूखने लगी, पेड़ झुक गए, मजार की मिट्टी उड़ने लगी, और फिर सब खत्म। साइमा बेहोश पड़ी थी। हमने उसे उठाया, और इस बार उसकी सांसें गर्म थीं, उसकी आंखें खुलीं, और पहली बार उसमें सिर्फ इंसानियत थी। आज बरसों बाद मैं ये कहानी लिख रहा हूं। साइमा अब डॉक्टर है, शादी कर चुकी है, और झील की तरफ देखना भी नहीं चाहती। झील अब नहीं रही। अब वहां एक रेगिस्तान है, और एक पत्थर जिस पर लिखा है, हर मोहब्बत पाक नहीं होती, और हर रूह इंसान नहीं होती।